नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था और आपसे कहा था कि बिहार की राजनीति में, बिहार की धरती से एक भूकंप आने वाला है, जिसकी हलचल, जिसकी गूंज जो है वो इंडी अलायंस में सुनाई देगी। उससे इंडी अलायंस की जो राजनीतिक धरती है वो कांपेगी। उसकी घड़ी बहुत नज़दीक आ गई है। अब ये मामला महीनों का नहीं रह गया है, अब ये हफ्तों का भी नहीं रह गया है, अब ये मामला कुछ दिनों का रह गया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सीधा हमला बोला है लालू प्रसाद यादव के परिवार पर। बहाना उन्होंने बनाया कर्पूरी ठाकुर को, लेकिन निशाना साधा लालू परिवार पर, और उसका जवाब लालू परिवार से आया। लालू परिवार की ओर से लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने सीधे हमला बोला है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर, उनका नाम लिए बिना, और कहा कि जो समाजवादी पुरोधा होने का दावा वही करते हैं जिनकी विचारधारा हवाओं की तरह बदलती है। जो अपनी कमी नहीं देख पाते वो बदतमीजियां करते हैं। ये प्रदेश के एक मुख्यमंत्री के लिए, जो गठबंधन में सरकार चला रहा है, जिसकी सरकार में रोहिणी आचार्य के भाई तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री हैं और उनके दूसरे भाई तेज प्रताप यादव मंत्री हैं, उनके बारे में ये उच्च विचार व्यक्त किए हैं लालू प्रसाद यादव की बेटी ने। नीतीश कुमार की ओर से, उनकी पार्टी की ओर से कहा गया है और लोगों ने कहा है कि रोहिणी आचार्य को गंभीरता से नहीं लेते। रोहिणी आचार्य को गंभीरता से जेडीयू के लोग लें या ना लें, लेकिन मामला खुले में आ गया है। जो बात अभी ढके छुपे कही जा रही थी कि आरजेडी और जेडीयू में सब ठीक नहीं चल रहा है, वो खुलकर सामने आ गया है। तो नीतीश कुमार ने मौका ढूंढा कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिए जाने का, और उस अवसर पर उन्होंने प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया। लेकिन अभी तक लालू प्रसाद यादव ने प्रधानमंत्री को या भाजपा की केंद्र सरकार को इसके लिए धन्यवाद नहीं दिया है। इस बात को याद रखिएगा। लालू प्रसाद यादव ने कहा कि कर्पूरी जी ने अपने परिवार को कभी नहीं बढ़ाया। अब बात यहीं तक अगर रुक जाती तो मामला कुछ और होता। ये बात सही है, तथ्यात्मक रूप से सही है कि कर्पूरी ठाकुर ने कभी अपने परिवार को नहीं बढ़ाया। जब वो बोल रहे थे नीतीश कुमार, तो वहाँ मंच पर रामनाथ ठाकुर, जो कर्पूरी ठाकुर के बेटे हैं, वो मौजूद थे। उन्होंने कहा इनको विधायक नहीं बनाया, उन्होंने कभी न विधायक बनाने की सिफारिश की। कर्पूरी जी के न रहने पर हम लोगों ने इनको आगे बढ़ाया, विधायक बनाया, मंत्री बनाया, उसके बाद अभी राज्यसभा के सदस्य हैं, पार्टी के महामंत्री हैं। लेकिन नीतीश कुमार यहीं रुके नहीं। अगर गठबंधन में सब कुछ ठीक होता तो यहाँ तक रुक जाते। दो और बातें कही उन्होंने कहा कि इसीलिए उनके रास्ते पर चलते हुए मैंने अपने परिवार को नहीं बढ़ाया, अपने बेटे को राजनीति में नहीं लाया, अपने बेटे के लिए नहीं किया कुछ राजनीतिक रूप से। और उससे बड़ा हमला किया, कहा कि लेकिन कुछ लोग हैं जो अपने परिवार को ही बढ़ाते रहते हैं। अब बताइए, आप बिहार में जब ये बात कही जा रही हो तो लालू प्रसाद यादव के परिवार के अलावा और कौन हो सकता है? वो भले ही उन्होंने लालू प्रसाद यादव का नाम नहीं लिया, लेकिन सीधे सीधे कहा कि कुछ लोग अपने परिवार को ही बढ़ाते रहते हैं। और ये वही नीतीश कुमार हैं जो कुछ महीने पहले कह रहे थे कि मेरा भतीजा तेजस्वी यादव मेरा राजनीतिक उत्तराधिकारी होगा, वो भावी मुख्यमंत्री है बिहार प्रदेश का। अब आप अंतर देखिए, कहाँ से चले थे नीतीश कुमार, कहाँ पहुँचे। जाते थे जापान, पहुँच गए चीन, समझ गए ना। तो नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे पर सर पटक रहे हैं, दरवाज़ा खुल नहीं रहा है। सम्राट चौधरी ने कहा कि भाई ये दरवाज़ा तो हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने बंद किया है, इसको वही खोल सकते हैं, उसकी चाबी तो उन्हीं के पास है, हम लोगों के पास तो है नहीं। राज्य इकाई वो करेगी जो राष्ट्रीय नेतृत्व कहेगा। लेकिन बीजेपी के स्थानीय नेता बार बार ये संकेत दे रहे हैं कि दरवाजे तो बंद हैं नीतीश कुमार के लिए, लेकिन ये दरवाज़ा खुल सकता है अगर राष्ट्रीय नेतृत्व चाहे तो अब जो स्थिति बनी है, और अब इस परिस्थिति को आप कुछ दिन पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान से जोड़कर देखिए। जब उनसे पूछा गया कि क्या नीतीश कुमार की एनडीए में वापसी हो रही है, तो उन्होंने कहा कि अगर कोई आवेदन देता है तो उस पर विचार किया जाएगा। यानी अगर कोई ताला खोलने का अनुरोध करता है
तो इस पर विचार किया जा सकता है। यानी भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को फिर से लेने के खिलाफ नहीं है, समर्थन में है, ऐसा कभी कोई अभी संकेत नहीं मिला। वो उसकी वजह यह है कि नीतीश कुमार ऐसे व्यक्ति हैं, नौकरी में आपने देखा होगा बहुत से लोग होते हैं जो एक जगह नौकरी कर रहे हैं, दूसरी जगह इंटरव्यू देते हैं, वहाँ से ऑफर लेटर लेकर आते हैं और पहली जगह जहाँ नौकरी कर रहे हैं वहाँ अपनी तनख्वाह बढ़वा लेते हैं। नीतीश कुमार का भी रवैया उसी तरह का है। उनको लगा कि उन्होंने जाति की गणना करा दी, आरक्षण बढ़ा दिया, आरक्षण का कोटा बढ़ाकर 75% तक ले गए, ये सब इतना सब कर दिया। इसके बाद वो पिछड़ों के सबसे बड़े नेता बन गए इंडिया अलायंस में, और उनके नेतृत्व में ही चुनाव लोकसभा का लड़ा जाना चाहिए। तो उनको अगर इंडिया अलायंस का अध्यक्ष नहीं तो कम से कम उनको कन्वीनर तो बनाया जाना चाहिए था। दोनों नहीं हुआ तो नीतीश कुमार वहाँ से नाराज़ हैं। वो चाहते थे कि कन्वीनर का पद मिल जाए तो भारतीय जनता पार्टी से बार्गेन करें, देखिए हमें वहाँ ये मिल रहा है, अब आप बताइए कि हमें और क्या दे सकते हैं। उनकी शर्त जो है, जो पुरानी है, उस पर भारतीय जनता पार्टी तैयार। ये बात अगर रुकी हुई है तो दो मुद्दों पर रुकी हुई है। एक, नीतीश कुमार चाहते हैं कि उनका मुख्यमंत्री का पद बरकरार रहे, और दूसरा जो 17 सीटें 2019 में उनको मिली थी वो 17 सीटें भी बरकरार रहें, 17 सीटों पर चुनाव लड़ने का मौका मिले। तो उनकी पार्टी के अंदर से जो सर्वे हो रहे हैं उसके जो नतीजे आ रहे हैं वो ये इस बात की ओर संकेत कर रहे हैं कि स्थिति बहुत बुरी है। 2014 में वो अलग लड़े थे, बीजेपी से 2013 में अलग हो गए थे और किसी गठबंधन में शामिल नहीं थे, मतलब आरजेडी के साथ नहीं थे, तब लड़े थे लोकसभा का चुनाव और सिर्फ 2 सीटें मिली थी। इस बार भी उनकी स्थिति वही है, इससे भी खराब हो जाए तो कोई आश्चर्य नहीं, क्योंकि नीतीश कुमार जो 2014 में थे वो नीतीश कुमार अब 2024 में नहीं रह गए हैं। इन 10 सालों में गंगा में बहुत पानी बह गया है और नीतीश कुमार का बहुत पानी उतर गया है। तो नीतीश कुमार का अब कोई भाव नहीं रह गया है बाजार में, राजनीति के बाजार में। उनके पास वोट है नहीं, उनके पास उनकी जो छवि थी वो भी चली गई है, और राजनीतिक नैतिकता की दृष्टि से आप देखें तो उसमें भी वो बहुत नीचे पहुंच गए हैं। तो इसलिए उनके पास बार्गेन करने के लिए कुछ है नहीं, उनके पास समझौता करने के लिए या कहें कि कुछ मांगने के लिए कोई ताकत बची नहीं है। वो उनके पास ऐसा कुछ नहीं जो कहें कि हम आएंगे तो ये लेकर आएंगे। वो एक चीज़ लेकर आएंगे, अगर वो एनडीए में वापस आते हैं तो एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज लेकर आएंगे एनडीए के लिए, और बहुत बड़ा झटका देकर आएंगे इंडिया अलायंस को। यही 2 चीज़ें हैं। अब आप देखिए, परसेप्शन की लड़ाई में वो भारतीय जनता पार्टी की मदद कर सकते हैं अगर वो एनडीए में वापस आते हैं। उससे परसेप्शन ये बनेगा, क्योंकि देखिए जो इंडिया अलायंस बना उसमें माना जा रहा था कि सबसे मजबूत अगर किसी राज्य में ये गठबंधन होगा तो वो है बिहार, और नीतीश कुमार अगर इंडिया अलायंस छोड़कर एनडीए में जाते हैं तो सबसे कमज़ोर अगर ये गठबंधन होगा कहीं तो वो है बिहार। ये फ़र्क है, इसी कारण भारतीय जनता पार्टी उनको वापस लेना चाहेगी, और ये संभव है। मैं किसी जानकारी के आधार पर नहीं कह रहा हूँ, केवल अपने जो है राजनीतिक विश्लेषण के आधार पर कह रहा हूँ। ये संभव है कि लोकसभा चुनाव तक भाजपा उनको मुख्यमंत्री पद पर बनाए रखने के लिए तैयार हो जाए, लेकिन उनको 17 लोकसभा सीटें तो नहीं मिलने वाली। तो ये दोनों चीज़ें तो उनको नहीं मिलने वाली हैं। हो सकता है कि दोनों ना मिले, फिर भी नीतीश कुमार के सामने कोई विकल्प नहीं है सिवाय इसके कि भारतीय जनता पार्टी जो दे दे उसको स्वीकार करके फिर से एनडीए में लौट आएँ। नीतीश कुमार अगर ऐसा करेंगे तो वो अपनी इच्छा से नहीं करेंगे, बड़ी स्वाभाविक सी बात है। उन पर दबाव है अपनी पार्टी के लोगों का, उन पर दबाव है अपने विधायकों का, अपने सांसदों का, और इस समय तो खास तौर से सांसदों का बहुत ज़्यादा दबाव है। जो उनके 16 सांसद हैं उनको लग रहा है कि हम सब मोदी के नाम पर जीते हैं और मोदी के विरोध में लड़कर हमारे जीतने की कोई संभावना नहीं है। तो नीतीश कुमार के नाम पर हम लोकसभा का चुनाव नहीं जीत सकते। जब विधानसभा में स्थिति इतनी खराब हो गई है, पार्टी 43-45 सीटों पर पहुंच गई, 243 सीटों जो कुल 243 सीट्स हैं बिहार विधानसभा में, उनमें से, तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नीतीश कुमार का भाव क्या होगा। वो भी 43-45 सीट्स मिली
बीजेपी से गठबंधन होने के बाद। अगर बीजेपी से गठबंधन न होता तो इतनी सीटें भी न मिलती। तो इसलिए बिहार की राजनीति में अभी एक तरह का सन्नाटा भी है और एक तरह का शोर भी है। सन्नाटा है जेडीयू के बाहर, यानी आरजेडी में, और एनडीए के दूसरे जो घटक दल हैं, क्योंकि किसी को मालूम नहीं है कि राजनीतिक समीकरण किस करवट बैठने वाला है। अगर नीतीश कुमार एनडीए में आते हैं तब सीटों का बंटवारा और सत्ता का बंटवारा कैसे होगा, अगर वो नहीं आते हैं तब कैसे होगा। ये कुल मिलाकर इस प्रतीक्षा में जो है सब इस समय चुप हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि जो घटना या अगर इंडिया अलायंस की ओर से देखें दुर्घटना होनी है वो एक बार हो जाए, उसके बाद हम अपना अपना स्टैंड तय करें। तो नीतीश कुमार व्याकुल हैं, व्यग्र हैं, बिल्कुल एकदम उत्सुक हैं किसी भी तरह से एनडीए में वापसी के लिए। वो जिस तरह से प्रधानमंत्री के प्रति बोल रहे हैं, जिस तरह से वो भारतीय जनता पार्टी के प्रति नरम नज़र आ रहे हैं, जिस तरह से आरजेडी पर और लालू प्रसाद यादव के परिवार पर हमला कर रहे हैं, और राहुल गांधी की यात्रा बिहार पहुंचने वाली है। उनको निमंत्रण दिया गया था कांग्रेस की ओर से कि वो इस यात्रा में शामिल हों। उन्होंने कहा विचार करके बताएंगे। विचार करने के बाद ये तय हुआ कि इसमें नहीं जाना है, और इसकी औपचारिक घोषणा भी हो गई कि राहुल गांधी की यात्रा में जेडीयू और नीतीश कुमार शामिल नहीं होंगे। ये इससे बड़ा संकेत इंडिया अलायंस के टूटने का और क्या हो सकता है। इंडिया अलायंस से जेडीयू की विदाई होगी या नहीं, प्रश्न इसका नहीं रह गया है। प्रश्न अब यह है कि इंडिया अलायंस से जेडीयू की विदाई कब होगी, कितने दिन में होगी। हफ्तों की भी बात नहीं है। मुझे नहीं लगता कि 10, 12, 15 दिन से ज़्यादा इसमें लगेगा। जो भी होना है बहुत जल्दी स्पष्ट होने वाला है। नीतीश कुमार को एनडीए में वापस आना ही है, सवाल सिर्फ है कि किन शर्तों पर वापस आएंगे। और जिस तरह से लालू परिवार की ओर से, खासतौर से उनकी बेटी की ओर से नीतीश कुमार पर हमला हुआ है, व्यक्तिगत हमला हुआ है, उससे बड़ा स्पष्ट हो गया है कि अब समझौते की गुंजाइश खत्म हो गई है। जेडीयू और आरजेडी में कोई समझौता हो सकता है, मेल मिलाप फिर से हो सकता है, इसकी संभावना खत्म हो गई है। नीतीश कुमार को मालूम है कि उस अलायंस में रहकर उन्हें अब कुछ मिलने वाला नहीं है। जो भी उम्मीद थी वो सब खत्म हो चुकी है। अगर कुछ मिल सकता है तो एनडीए में आकर मिल सकता है, और उनकी पार्टी के लोगों का जिस तरह का दबाव है, उनको मालूम है कि अगर उस दबाव में वो नहीं आए, अगर वो एनडीए में शामिल नहीं हुए, उसका फैसला नहीं किया, तो पार्टी बिखर जाएगी। पार्टी का बड़ा हिस्सा बीजेपी के साथ चला जाएगा और एक छोटा हिस्सा जो है वो आरजेडी की तरफ जा सकता है। तो नीतीश कुमार की हालत शोले फिल्म के असरानी जैसी हो जाएगी, आधे इधर आधे उधर, बाकी मेरे पीछे। तो उनके पीछे जब वो पीछे मुड़कर देखेंगे तो कोई खड़ा हुआ मिलेगा नहीं। आज जो लोग उनके बहुत करीबी हैं वो सबसे पहले भागेंगे। वो कहते हैं ना कि जब जहाज़ डूबने वाला होता है तो चूहे सबसे पहले भागते हैं। तो वही स्थिति होने वाली है नीतीश कुमार की और उनकी पार्टी जेडीयू की, अगर उनकी एनडीए में वापसी नहीं होती है तो। वह इंडिया अलायंस में बने रहेंगे तो भी पार्टी टूटेगी, और अगर अलग जाने का फैसला करते हैं तो भी उनकी पार्टी टूटेगी। तो जेडीयू को टूटना है, अगर जेडीयू को टूटने से बचाना है नीतीश कुमार को, तो एक ही रास्ता है कि एनडीए में वापसी हो जाए। एनडीए में वापसी अब उनकी शर्तों पर नहीं हो सकती, ये भी तय हो चुका है। भाजपा उनको कितना कंसेशन देने को तैयार होगी, ये सिर्फ देखने की बात है। भारतीय जनता पार्टी ये नहीं चाहेगी कि वो नीतीश कुमार को ले और अपमानित करके ले। भारतीय जनता पार्टी का ये पॉलिटिकल कल्चर नहीं है, इसलिए वो उनके सम्मान का ध्यान रखते हुए ही किसी समझौते के किसी फार्मूले पर सहमत होगी। लेकिन वो फार्मूला ऐसा नहीं होगा जिसमें नीतीश कुमार विजयी नज़र आए, जिसमें ऐसा लगे कि नीतीश कुमार जो चाहते थे, जो उनकी शर्तें थी, वो मनवा लें। 2019-2024 में रिपीट नहीं होने जा रहा। 2019 में भाजपा की कमज़ोरी और भाजपा की परेशानी का लाभ उठाया था, एक तरह से ब्लैकमेल किया था नीतीश कुमार ने। आज वो उनकी स्थिति नहीं है। आज अगर ब्लैकमेल शब्द का इस्तेमाल करना चाहें
तो भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को ब्लैकमेल कर सकती है कि हम आपकी पार्टी को टूटने से, बिखरने से बचा सकते हैं, बशर्ते आप हमारी शर्तें मानिए। और नीतीश कुमार के सामने इसके अलावा कोई विकल्प है नहीं। तो उनको तय करना है कि किस दिन उनकी एनडीए में वापसी होनी है। अभी इसी हफ्ते उनकी बिहार के राज्यपाल से 40 मिनट की बातचीत हुई है। ऐसा कहा जा रहा है कि उनको ये सलाह दी गई। असल में उन्होंने बहुत से अपने आशियाने पीछे जो है वो जला दिए हैं। बहुत से संपर्क जो थे, जो भाजपा जेडीयू के बीच में थे, उन सबको एक्सपोज कर चुके हैं। तब उनके पास बात करने के लिए कोई है नहीं जो भाजपा में जाकर बातचीत कर सके, समझौते का प्रस्ताव रख सके। उनको समझाया गया कि बिहार के राज्यपाल करीबी हैं प्रधानमंत्री के, और उनके जरिए अगर वो प्रस्ताव भेजेंगे, संदेश भेजेंगे, तो उस पर बातचीत हो सकती है। तो नीतीश कुमार इसीलिए 40 मिनट तक मिले राज्यपाल से। हालांकि कहा यह गया कि वाइस चांसलर्स की नियुक्ति के मामले में बातचीत हुई, लेकिन सबको मालूम है कि राजनीतिक तौर पर ऐसी बातों को किस तरह से दूसरा रंग दिया जाता है। दरअसल नीतीश कुमार के सामने इस समय वाइस चांसलर्स की नियुक्ति का कोई मुद्दा नहीं है। उनके सामने अपनी ही नियुक्ति का मुद्दा है कि मेरी मुख्यमंत्री की कुर्सी बची रहेगी या चली जाएगी। उनके सामने सिर्फ एक ही सवाल है, उनके सामने अब अपने पॉलिटिकल सर्वाइवल का सवाल है कि पॉलिटिकली सर्वाइव करेंगे 2024 तक या नहीं। 2025 तो बहुत दूर नज़र आ रहा है। जो भी फैसला होना है वो 2024 के पहले ही होना है और अगले कुछ दिनों में होना है। तो नीतीश कुमार का बदला हुआ रवैया ये साफ दिखाता है कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ आने के लिए बिल्कुल व्याकुल हैं। अब भारतीय जनता पार्टी पर है कि वो कितना इंतज़ार कराएगी और कितना उन्हें बेचैन करेगी। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।